Good morning class 8th social study. We are talking about crafts, industries and colonialism, and in the last video we have discussed the background of this chapter, in which background the Indian craft industries and colonialism had developed in our country. We have discussed Indian industries on the eve of British conquest. Dear children, जब भारत में ब्रिटिशर्स आए उस समय भारत की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है कि भारत का क्राफ्ट और इंडस्ट्री बहुत ही डेवलप्ड स्थिति में था। ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे यहाँ के कॉटन क्लोथ्स वर्ल्ड फेमस थे। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के बारे में दुनिया में लोगों ने जान रखा था। भारत के मसालों के बारे में वर्ल्ड फेमस थे हम, इसलिए ये व्यापारी यूरोपियन ट्रेडर्स हमारे देश में आए। इसके बारे में हम देखें फ्रॉम द बुक। In the last video we have discussed the artisans produce various kinds of clothes, implements, furnitures, jewelry and vessels that fulfilled daily need of the villagers। ये सारे हस्तशिल्पकार वो सारी चीज़ें बनाते थे जिससे उनकी डेली नीड पूरी हो सके, रोज़ की जो आवश्यकताएं थी उनकी पूरी होती थी। अ यूनिक फीचर ऑफ द विलेज इकोनॉमी वाज द यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। वहाँ की सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि वहाँ के व्यापारियों का आपस में एक यूनियन होता था, कृषकों का एक यूनियन होता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का भी वो आपस में संगठित होते थे ये लोग। This means that the family of the peasant undertook weaving and spinning as a part-time activity। इससे ये निश्चित है कि वो क्या करते थे, उनका जो कपड़े बुनने का काम था, धागे बनाने का काम था, ये उन घरों में गाँव में औरतों का पार्ट टाइम एक्टिविटी थी। जैसे घरेलू कामों के बाद जो भी समय मिलता था उसमें वो लोग कपड़े बनाने और धागे बुनने का काम वो कर लेते थे। Thus required of clothes for the family was fulfilled। और इससे क्या होता था कि परिवार की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती थी। The other artisans got their share of crop in return of the service they provided to the village। और इसके बाद फसल उगाते थे, अपने बदले में जो भी उनके क्राफ्ट होते थे उसके बदले में उन्हें अनाज मिलता था, और इससे वो क्या करते थे, दे सर्वाइव प्रोवाइड द टू द विलेज। और इससे वो अपने जो गांव में सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे उसके बदले में उन्हें अनाज मिल जाता था। दे वेर प्रेज्ड एंड पैट्रोनाइज्ड फॉर देयर वर्क बाय द लोकल रूलर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। और वे वहाँ के जो लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदार या फिर उस समय के राजा महाराजा, उनके द्वारा उनका संरक्षण होता था। किनका? जो हैंडीक्राफ्ट के लोग थे, जो हाथ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करते थे, उनका संरक्षण वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स और वहाँ के रूलर्स किया करते थे। द विलेज presented a picture of self-governing unit which had little contact with the outside world। और इस तरीके से भारतीय गांव ने एक ऐसा प्रारूप प्रस्तुत किया जिससे कि यहाँ के जो प्रोडक्ट थे वो दुनिया के अलग देशों या फिर दूसरे राज्यों से हमारा कांटेक्ट बना सके। द अर्बन इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड वाज हाईली डेवलप्ड ऑन द अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड मार्केट्स। और जो अर्बन व्यवस्था थी, ये तो ग्रामीण व्यवस्था थी, हस्तशिल्पकार मिट्टी के खिलौने, बर्तन, ये सारी चीज़ें बनाते थे। और शहरी क्षेत्र में जो कॉटन टेक्सटाइल या फिर इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, दे हाईली डेवलप्ड एंड अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड मार्केट्स। और वो बहुत ज़्यादा उन्नत क्वालिटी में थी और वर्ल्ड वाइड मार्केट को वो अट्रैक्ट करती थी। इसीलिए उन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होकर के ये ब्रिटिशर्स या यूरोपियन हमारे देश में आए। इंडियन क्लोथ्स particularly silk and cotton and Indian crafts were known for their excellent quality and craftsmanship। भारत के कपड़े, मुख्य रूप से कॉटन और सिल्क के कपड़े, ये अपनी क्राफ्टमैनशिप, यहाँ के हस्तशिल्पकारों द्वारा, यहाँ के बुनकरों द्वारा की गई अच्छी क्वालिटी के नाते वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे। द मेन सेंटर्स ऑफ कॉटन क्लोथ वेयर ढाका, अहमदाबाद एंड मछलीपट्टनम। जो मुख्य रूप से सेंटर्स थे, ढाका जो कि आज हमारा बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की कैपिटल ये ढाका,
लाहौर और मछलीपट्टनम जो साउथ इंडिया में है, ये सारे सेंटर्स थे जो कि मुख्य रूप से जहाँ पे कपड़े बना करते थे। सिल्क फैब्रिक फ्लोरिस्ड इन लाहौर, लाहौर में रेशमी कपड़े बनते थे। आगरा इन मुर्शिदाबाद, आगरा और मुर्शिदाबाद में, आगरा में, लाहौर में और मुर्शिदाबाद में बंगाल में है, इन जगहों पर सिल्क के कपड़े बहुत अच्छे से बनने लगे। कश्मीर, लाहौर एंड आगरा वेर फेमस फॉर देयर वूलन शाल। कश्मीर, आगरा ये सभी क्या थे, अपनी ऊनी शाल के लिए बहुत फेमस थे। एंड कारपेट्स और मैट्स के लिए, दरियों के लिए फेमस थे। बिसाइड क्लोथ अदर इंडियन प्रोडक्ट्स दैट वेयर हाईली इन डिमांड अब्रॉड वेयर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। और इन कपड़ों के अलावा विदेशों में जिन चीज़ों की ज़्यादा मांग थी भारतीय, वो थी सोने और चांदी के बने हुए ज्वेलरीज। मेटल वर्क, यहाँ के जो पीतल के और इस तरीके के मेटल के बने हुए बर्तन थे, इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। आइवरी आइटम, हाथी दांत के बने हुए बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरीज यहाँ से दूसरे देशों में जाते थे। सील्ड आर्म्स एंड शिप्स, यहाँ से सैनिकों के लिए कह सकते हैं रक्षा कवच और तलवार, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी। यहाँ से अस्त्र शस्त्र और जहाज के, यहाँ से बनी हुई जहाज़ें दूसरे देशों में फेमस थी। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फेव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि देश के अंदर ही बहुत ज़्यादा व्यापार और दूसरे देशों से व्यापार बढ़ने से बैंकिंग सिस्टम भी बनने को तैयार हुआ। पैसे का आदान प्रदान, मुद्रा का लेन देन बहुत ज़्यादा हुआ, इससे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक आधार बनाया गया। एंड इन द नॉर्थ इंडिया जगत सेठ एंड नगर सेठ and in South India Chettis encouraged trade and commerce with the highly developed banking system। उत्तर भारत में जगत सेठ और नगर सेठ ये लोग, इन्होंने बढ़ावा दिया व्यापार को, और दक्षिण भारत में चेट्टीज जो कि व्यापारियों का एक वर्ग था, इन लोगों ने बढ़ावा दिया व्यापार और वाणिज्य को। विद अ हाईली डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम थिंग्स ग्रेजुअली चेंज with the emergence of the British on the Indian soil in the 18th century। और इसी प्रकार से धीरे 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 स्थितियाँ बदलती गईं और 18वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। Do you know, because of its flourishing economy and the excellent balance of trade, India and eruption or reputation of being the सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये बॉक्स में दिया गया है कि क्या आपको पता है कि इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ के क्राफ्ट और ये कॉटन क्लॉथ्स, सिल्वर, गोल्ड और आइवरी आइटम्स की वजह से वर्ल्ड फेमस हुआ, और इसके बदले में, इन अपने चीज़ों के बदले में वहाँ से सोना और चांदी भारत में आकर के भर गया। इसीलिए भारत को उस समय कहा जाता था सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कटोरा कहा जाता था सोने और चांदी का, या फिर आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों के आने के साथ साथ भारत का हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन होता चला गया। ओके।